फ्रेंड्स आज आता है जो टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है कब 20 फरवरी 2025 को। तो 20 फरवरी को जो पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, किस तरीके से आपको करना, पूरा पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, एकदम ऑफिशियल है सैम्पल पेपर। तो वीडियो अंत तक देख लेना, 20 फरवरी को किस तरीके से आएगा सब कुछ बताएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल गलती मत करना, इस वीडियो को देख लोगे पूरा साइंस का पेपर कराओगे, ठीक है। वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करो, जितने भी ग्रुप है जितने भी फ्रेंड्स सभी के पास वीडियो शेयर होनी चाहिए ताकि फ्रेंड्स भी देख ले किस तरीके से उन्हें पेपर करना है, ठीक है। आप समझो ध्यान से, करते वीडियो आगे स्टार्ट। ये आपका है क्लास 10th का साइंस का पेपर, ठीक है। सैम्पल पेपर आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस बताइए, उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस, आप वो समझते हैं ध्यान से। इसमें टोटल आपके 39 क्वेश्चन होंगे और आपका 5 सेक्शनों में डिवाइड होगा पूरा पेपर, ठीक है। यानी पूरे पेपर में 5 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी और ई, और इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे 39 ही क्वेश्चन होंगे, इतने ही आपको करने और सारे करने जरूरी है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन ए होगा वो एक मार्क्स का होगा, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये आपका एमसीक्यू होगा, ठीक है। एमसीक्यू कौन सा, जिसमें आपके ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू ही होते हैं, ठीक है। तो 20 नंबर का आपका सेक्शन ए रहेगा। उसके बाद सेक्शन बी होगा, इसमें आपके 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 6 आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में, और जो इसमें एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से सेक्शन बी होगा वो आपका 12 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये याद रखना 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 30 से 50 वर्ड में इसके आंसर लिख लेना है, ठीक है। सेक्शन बी में आपको जो एक क्वेश्चन है उसका आंसर 30 से 50 वर्ड में लिखना है। 2 नंबर का है, 30 से 50 वर्ड कितने, अगर पैसेज में लिखो तो 4 से 5 लाइन लिख देना, अगर आप पैरा में वैसे लिखो पॉइंटों में तो 3 पॉइंट लिख देना, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसके बाद सेक्शन सी होंगे, इसमें 7 शॉर्ट आंसर, यानी आपके 7 छोटे छोटे आंसर होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनके आपको 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी जो सेक्शन सी है उसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, ऐसे आपके 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यानी आपका 21 नंबर का सेक्शन सी रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 21 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अब इसको लिखना है कितने, 50 से 80 शब्दों में इसके आंसर कंप्लीट करना है। अब 50 से 80 शब्द कितने हैं, तो 50 से 80 शब्द ये मान लो 3 नंबर के, अगर पॉइंट में लिखो तो 4 से 5 पॉइंट लिख देना, काम हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप वही पैसेज में लिखो तो पैसेज में आपको 7 से 8 लाइन लिखनी पड़ेगी या उससे थोड़ी ज़्यादा, 9 लाइन तक लिख देना, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। बस सेक्शन डी में आपके 3 लॉन्ग आंसर होंगे टाइप, देखते हैं 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपके जो सेक्शन डी है उसमें आपके 3 बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, इसमें जो एक क्वेश्चन होगा सेक्शन डी में वो 5 मार्क्स का होगा, देख लो। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 के नंबर का आपका सेक्शन डी रहेगा और इसमें आपके 3 ही क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से, और इसमें जो कितने वर्ड में आपको कंप्लीट करना है सेक्शन डी में एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 80 से 120 शब्द। अब 80 से 120 शब्द कितने होते हैं, तो समझो ये 5 नंबर का ना, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स में भी डिवाइड हो सकते हैं, नहीं ए बी सी 3 पार्ट हो सकते हैं ना, एक ही क्वेश्चन आपको दे जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। अब 80 से 120 शब्द में कितना लिखे, 5 नंबर का है, तो मान के चलो आपका कम से कम 11 से 12 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, 13 तक लिख देना, आपका काम हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप पॉइंट में लिखो तो बहुत अच्छा है, पॉइंट में लिखोगे तो 6 से 7 पॉइंट लिख देना, 5 नंबर मिल जाएंगे 101%, ठीक है। इस प्रकार से समझ आ गया, ये आपका पूरा पेपर है। उसी बाद सेक्शन ई आपका आखिरी सेक्शन होगा, 5वां सेक्शन, ये आपका होगा 3 सोर्स बेस, यानी सेक्शन ई में आपके 3 पैसेज होंगे, पैसेज टाइप क्वेश्चन होंगे, जो इसमें एक पैसेज होगा 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। सेक्शन ई में 3 पैसेज होंगे, जो एक पैसेज होगा वो 4 मार्क्स का होगा, इससे सेक्शन ई होगा ये आपका 12 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन ई हो जाएगा 12 मार्क्स का, ठीक है। इसमें याद रखना 4 नंबर का है और एक पैसेज 4 नंबर का, 3 पैसेज आपके हो जाएंगे 12, ठीक है। तो इसमें जो होंगे वो 3 पार्ट में होगा, ए बी सी, एक पैसेज दे दिया जाएगा और पैसेज में आपके 3 पार्ट होंगे, ए बी और सी। अब इनके आंसर देनी, ये पहला 1 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, ऐसे होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। समझ आ गया। अब हिंदी मीडियम में आपका पूरा पेपर करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखोगे ये आपके हिंदी मीडियम में पूरा सीबीएसई बोर्ड का साइंस का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको बना देते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो खंड कह रहेगा ये आपका 1 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू वाला, ऐसे आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, ऊपर दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में बने ठोस उत्पाद को पहचानें, यानी जो ये आपको अभिक्रिया दी गई है ऊपर, जो इसमें ठोस पदार्थ बना हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है ठोस पदार्थ, उसका आपको पहचानना है कि कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सोडियम सल्फेट का विलयन और यहाँ पे देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड का विलयन, जब इन दोनों को मिलाए कौन सा ठोस पदार्थ बना वो आपको बताना है, ठीक है। ये ऊपर रासायनिक अभिक्रिया है, ये देखते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना इंपॉर्टेंट है आ सकता है, तो इसे ध्यान में देख लो। जब भी हम सोडियम सल्फेट का विलयन बेरियम क्लोराइड के विलयन में मिलाएंगे तो जो बनेगा आपका वो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे जिस तरह जिंक धातु को कॉपर सफ़ेद विलयन में डालने के 30 मिनट बाद विलयन का रंग ऐसा दिखाई देगा। यानी इसमें बोला गया है कि जिंक धातु को जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में डालेंगे, यानी जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में मिला दिया, डाल दिया, तो 30 मिनट के बाद उस विलयन का रंग कैसा होगा हमें ये बताना है। ठीक है, तो कैसा रंग होगा जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में मिलाने के 30 मिनट बाद? नीला, रंगहीन, मैला, हरा या लाल भूरा। यानी जब हम जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में मिला देंगे तो रंग हो जाएगा वो आपका रंगहीन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद तीसरा, हल्का असंसारण क्षारीय लवण है। यानी जो हल्का एक संसारीय क्षारीय लवण है ना, असंसारक क्षारीय लवण है, वो कौन सा है इनमें से ये बताना है। यहाँ पे देखते डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें NaHCO3। ठीक है, ये बात चौथा, जब एक जलती हुई माचिस की तीली को ऐसी प्रखनली के पास लाया जाता है जिसमें धातु X है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। इसमें बोला गया है कि जलती मोमबत्ती है, ठीक है, उसको माचिस की तीली को ऐसी प्रखनली के पास लाए, यानी जो जलती हुई तीली है उसको हम प्रखनली के पास ले आए और उसमें जो धातु वो X है। ठीक है, उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमने उसमें डाल दिया तो उसमें एक रंगीन गैस निकली, उस रंगीन गैस को हम क्या कहेंगे वो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद निकली तो ये धातु X कौन सी, यानी इसमें ये बोला गया एक मोमबत्ती की एक तीली थी हमारे पास, ठीक है, माचिस की तीली, उसे हम प्रखनली के पास ले आए और प्रखनली के ले आए, उसमें हमने फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। तो हमने जो डाला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसके बाद जो उसमें गैस निकली वो रंगहीन निकली। तो हमने जो उसमें धातु मानी थी X, तो उसका रंग कैसा होगा, कौन सी धातु है वो हमें बताना है। धातु का नाम बताना, सबसे बात इसमें ये है। ठीक है, इसमें बोला गया था एक माचिस की तीली को प्रखनली के पास ले आए, फिर उसमें जो धातु थी हमने उसको X मान लिया, अंदर जो धातु से X मान लिया, फिर उसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया, उसके बाद जो गैस निकली वो रंगहीन निकली। तो हमें बताना जो धातु X है ये कौन सा है। ठीक है, इनमें से सोडियम, कॉपर, जिंक, सिल्वर। तो इसमें जो धातु X है वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है, डी यहाँ पे देखते हैं सोडियम, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एक करेक्ट आंसर, यानी सोडियम ये था जिसमें हमने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, बाद जो गैस निकली वो रंगीन होगी। फिर पांचवा, इनमें से कौन सी संरचना सोडियम ऑक्साइड को सही रूप से दर्शाती है, यानी इनमें से कौन सी अभिक्रिया है, इसमें बताना कौन सी ऐसी संरचना इन चारों में से ABCD में से कैसी कौन सी संरचना है जो सोडियम ऑक्साइड को सही रूप से दर्शाती है। तो इसमें आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2Na+। ये आपकी संरचना है जो सोडियम ऑक्साइड को सही रूप से दर्शाती है। ठीक है, ये हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं छठा, परमाणु संख्या वाला तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। इनमें कौन सा, इसमें परमाणु संख्या, इसमें बताने कौन सी इनमें से परमाणु संख्या है जो तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा इनमें से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D 11। ठीक है, ये होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सातवां, एक तत्व M है, M के तीसरे कोष में दूसरा कोष कक्ष की अपेक्षा 50 इलेक्ट्रॉन है। इसमें बोला गया कि आपके पास 2 कक्ष है। ठीक है, एक तत्व M है और ठीक है वो तीसरे कोष में दूसरे कोष कक्ष की अपेक्षा, यानी 3 कोष आपको दिए हुए हैं। इसमें जो पहला तत्व है वो तीसरे कोष की अपेक्षा में दूसरे कक्ष में, यानी अलग कक्ष है, इसमें 50% अधिक इलेक्ट्रॉन, यानी तीसरी की अपेक्षा में दूसरे में 50% अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो उसमें परमाणु संख्या क्या होगी। ठीक है, मैंने परमाणु संख्या बतानी है, साफ सी बात है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 14, यानी 14 आपकी परमाणु संख्या हो जाएगी। उसके बाद आठवां, सामान्य भोजन का अपघटन वह अवशोषण शरीर के अंदर होता है। यानी इसमें बताया गया है कि जो भोजन होता है उसका अपचयन अवशोषण वो शरीर के अंदर होता है, लेकिन हमें एक ऐसा सजीव बताना है जिसमें यह प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है। यानी जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो भोजन का अपघटन होता है, अवशोषण होता है, वो शरीर के अंदर ही होता है। लेकिन एक ऐसा भी जीव है जिसके अंदर ये अपचयन होता है ना, ये पूरी प्रक्रिया ये आपके शरीर के बाहर होती है। ऐसा कौन सा सजीव है, अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम जूट। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मशरूम, यानी मशरूम ही एक ऐसा सजीव है जिसके शरीर के बाहरी भोजन का अपचयन ही होता है, अपघटन होता है और अवशोषण होता है। ठीक है, शरीर के बाहरी, इसमें हो जाएगा मशरूम। उसके बाद 9वां, ग्राही प्राय ज्ञानेंद्रियों में स्थित होता है। ठीक है, रस संवेदी ग्राही यहाँ पर पाई जाती है, यानी इसमें बताना जो रस संवेदी ग्राही कहाँ पाई जाती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवा, यानी जीव में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से एक करेक्ट आंसर। के बाद 10वां, एक किसान अपने खेत में पहले से ही मौजूद केले के पेड़ अनुवांशिक रूप से समान केले लगाना चाहता है। यानी एक किसान है वो अपने खेत में केले के पेड़ अनुवांशिक रूप से समान लगाना चाहता है, केले के पेड़। ठीक है, तो इस कार्य के लिए आप कौन सा तरीका सुझाओगे, यानी हमें आप किसान को एक तरीका सुझाना है जिससे वह केले के पेड़ को अनुवांशिक रूप से लगा पाए। ठीक है, ये तो इसमें आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, पूर्ण उद्भवनन, मुकुलन, कार्यकी प्रबंधन, लैंगिक जनन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका सी,
कार्यिक प्रबंधन, ठीक है, यानी कार्यिक प्रबंधन हम ये तरीका सुझाएंगे ताकि किसान अपने पेड़ में जो अपने खेत है उसमें केले के पेड़ लगा पाए, ठीक है, इस प्रकार से। सी करेक्ट आंसर। उसके बाद 11वां, पौधे की लंबाई को नियंत्रित करता है, यानी इसमें बताना है पौधे की लंबाई को कौन नियंत्रित करता है इनमें से, ठीक है। डीएनए जिस पर विद्युत हार्मोन का नियंत्रण रहता है, गलत, क्योंकि इंसान में होता है, ठीक है। जीन जो प्रत्येक तौर पर प्रोटीन को नियंत्रित करता है, ये भी गलत है। वृद्धि हार्मोन जो एक जीन द्वारा बनाए गए एंजाइम के प्रभाव में कार्य करते हैं, ये सही है। उसके बाद वृद्धि हार्मोन जो एक जीन के प्रत्येक प्रभाव में रहता है, ये गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही है जो पौधे की लंबाई को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद 12वें में बोला गया एक खिलाड़ी है जिसने एक लंबे समय में, यहाँ पे बोला गया एक खिलाड़ी जिसने एक लंबे समय में अपने दैनिक व्यायाम छोड़ दिया, यानी एक खिलाड़ी ने अपना दैनिक व्यायाम जो व्यायाम करता था दिन का वो छोड़ दिया, ठीक है। और अत्यधिक व्यायाम करने के कारण अचानक एक पेशिया कैंप आता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए हुआ क्यों, आपको बताना है कि एक कैंप आयोजित किया गया था, वो क्यों किया गया था आपको ये बताना है, ठीक है। पेशिया कैंप आता है, क्यों आता है, यहाँ पे देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन की कमी व पाइरूवेट का बनना, ठीक है, ये बोला गया कि पेशिया कैंप आता है वो क्यों आता है, ठीक है, खिलाड़ी को ये बताना है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और लैक्टिन अम्ल का बनना हो जाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये बात 13वां, एक वस्तु है जो उत्तक दर्पण के सामने रखी जाती है, नहीं एक वस्तु है हमने उसे उत्तल दर्पण के सामने रख दिया तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, मैं ये बताना। जब भी याद रखना, जब भी उत्तल दर्पण के सामने हम कोई भी वस्तु रखेंगे, कोई भी वस्तु हमने रख ली उत्तल दर्पण के सामने, तो जो उसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के बाद, तो वह दर्पण के पीछे बनेगा, एक तो याद रखना पीछे बनेगा, और इसी स्थिति बिंदु बिंब दूरी के अनुसार बदलेगा, यानी जो ये दूरी है ना बिंब दूरी, इसी के अनुसार ही बदलेगा। तो इसमें हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, कि दर्पण के पीछे बनेगा और इसकी जो स्थिति होगी बिंब दूरी के अनुसार बदलेगी, यानी जो उसका बिंब है ना उसी के अनुसार की जो बदलेगी, ठीक है, ये हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 14 में बोला गया जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, यानी प्रकाश को जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सूक्ष्म कणों से टकराता है, ठीक है, और जो प्रकाश की किरणों को सभी दिशाओं में मोड़ देती है, तो ऐसा क्यों होता है मैं ये बताना है, ठीक है। इसमें बोला गया जब प्रकाश है ना वायुमंडल में प्रवेश करता है और सूक्ष्म किरणों से टकराता है, टकराने के बाद जो प्रकाश की किरणों को सही दिशाओं में मोड़ता है वो क्यों करता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये बताना है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरणन या प्रकाश का विक्षेपण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्रकाश का परिकिरणन, यानी प्रकाश के परिकिरण के कारण ही जो प्रकाश होता है वो अलग अलग दिशाओं में मोड़ देता है, ठीक है, इस प्रकार से सूक्ष्म कण, इस प्रकार से हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। बाद 19वां, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जो 1987 में हुआ था, ठीक है। इसमें सर्वनुमति बनी कि इसमें सभी की अनुमति बनी कि एक्स के स्तर को सीमित रखा जाए ताकि वाई को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो हमें इसमें बताने जो एक्स है और वाई है किसे दर्शाया गया है, ठीक है, यानी जो ये UNEP है एक संगठन है, ठीक है, UNEP जो 1987 में था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, एक कार्यक्रम है जो 1987 में हुआ था। इसने एक्स स्तर को सीमित रखा ताकि वाई को नुकसान ना पहुंचे, तो इनमें एक्स और वाई बताने कि कौन सा हमें दर्शाया गया, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स हो जाएगा हमारा CFC, ठीक है, और जो वाई होगा हमारा वो हो जाएगा ओजोन, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 16वां, जैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में क्या सही है, हमें बताना है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं उनके बारे में इनमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित होता है, एकदम सही है। अक्रिय रहता है, गलत है। पर्यावरण में बहुत समय तक बने रहते हैं, गलत है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है, गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि जैविक क्रियाओं द्वारा अपघटित होते हैं, यही जैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में सही है, ठीक है, एक करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे दे सकते हैं 17वां, जैसे 16वें तक कर लोगे आसानी से हो जाएंगे, पढ़ते ही समझ आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 17वें से जो 20 तक क्वेश्चन होंगे, यानी 17 से 20 तक, वो सारे आपके अभिकथन वाले होंगे, यानी इसमें अभिकथन और कारक दिए होंगे, इन दोनों को पढ़ते हुए आपको इसके आंसर देने हैं। जैसे हम देखते हैं 17वां में आपको अभिकथन दिया हुआ है और कारण है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, 17 से 20 के में जो भी आपको सही लगे तो इनमें से आपको लगाने सभी में, या तो आप ए लिख दोगे, ए में बोला गया है कि दोनों सत्य है, ए और आर ए सही की व्याख्या करता है। बी में बोला गया ए और आर दोनों सत्य है लेकिन ए है आर है वो ए के सही से रूप से व्याख्या नहीं करता है। सी में बोला गया ए सत्य है परंतु आर है सत्य है, और डी में बोला गया ए है ना वो गलत है और आर है वो सही है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए 17वें में, लोहे में जंग लगना एक उष्मा अशोषी अभिक्रिया है, ठीक है, ये गलत बात है।
यह अभिक्रिया इतनी धीमी गति से होती है कि ऊष्मा के निकलने का पता ही नहीं चलता। एकदम सही है, यानी जो लोहे में जंग लगता है ना वो धीमी धीमी गति में लगता है, इसका पता ही नहीं चलता। तो इसमें हो जाएगा डी, यानी ए कथन है ये गलत है, अभी कथन गलत दिया हुआ है, जो आर है वो सही दिया हुआ है, इसलिए डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देंगे डी ए सत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है, और 18वां अभिकथन ए, जो अभिकथन ए है लैंगिक जन्य द्वारा उत्पन्न जीवों के जीने की संभावना अलैंगिक जन्य द्वारा उत्पन्न जीवों की ज़्यादा होती है। इसमें बोला गया है जो लैंगिक होते हैं उसकी अपेक्षा अलैंगिक की तुलना में जीव जीने की ज़्यादा होती है। ठीक है, जीव से ज़्यादा होती है, यानी बोला गया जो ये है इसकी तुलना में ज़्यादा अधिक है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि विभिन्न जीवों को जीने के लिए ज़्यादा सहायता होती है। तो इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है और दोनों एक दूसरे से सही व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 19वां बोला गया एक विद्युत धारावाही चालक है जिसके पास एक दिक्सूची को रखा जाता है। ठीक है, और जब चालक तार में विद्युत धारा के परिमाप में वृद्धि होती है तो दिक्सूचक का विक्षेपक घट जाता है। ठीक है, ये एकदम गलत बात की गई है। उसके बाद चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाप में होने से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है, ये एकदम सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कि ए असत्य है और आर सत्य है। ठीक है, उसके बाद 20वां होगा, ये आपका एक नंबर का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें देख सकते हैं ए, इसमें जो अभी कथन दिया हुआ है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ कंपोस्ट बनाता है। ठीक है, और वह प्रकृति पूर्ण परिवर्तित करती है। ठीक है, ये बोला गया है, ये सत्य है। ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ के सरल कार्बनिक रूप में अपघटित होने के कारण होता है। ये गलत है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि ए सत्य है और आर है ये असत्य है। ठीक है, इस प्रकार से साइंस हो जाएगा। उसके बाद खंड क्या है, ये 2-2 मार्क्स का होगा, यहाँ पे दे सकते हैं। 21वें में जिंक धातु के टुकड़े पर तनु HCl डाला जाता है, यानी हम जिंक धातु का टुकड़ा था हमारे पास जिंक धातु का, उसमें हमने HCl डाल दिया। ठीक है, तो आप यह साबित करें कि कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ कि नहीं। इसमें 2 तर्क देने, हमें 2 तर्क देते हुए बताने हैं कि जिंक धातु पर जब हमने तनु HCl डाला तो क्या परिवर्तन हुआ रासायनिक, हमें बताना है 2 तर्क। तो पहला, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर क्या पॉइंट में लिखो, तो इस प्रकार से 3 पॉइंट में लिखना, 2 नंबर पक्का मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आंसर होगा कि गैस के बुलबुले बनने लगे जब हमने धातु के टुकड़े पर तनु HCl डाला, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन ये हुआ कि गैस के बुलबुले बनने लगे, दूसरा रंग में परिवर्तन हो गया और तीसरा तापमान में परिवर्तन हो गया। सिंपल सा समझ आ गया। बस 22वां निषेचन के बाद होने वाले उन परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण पौधे में फलों का निर्माण होता है, यानी हमें बताने कि निषेचन के बाद कौन सा परिवर्तन है जिसके कारण पौधे में फलों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर ये है पहला कि निषेचन के बाद युग्मनज कई बार विभाजित होकर बीजांड के भीतर एक भ्रूण बनाता है। ठीक है, और दूसरे बीजांड एक कठोर आवरण विकसित कर लेता है और धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये बोला गया है कि निषेचन के बाद जो युग्मज है ये बीजांड के भीतर भ्रूण बना देता है और जो बीजांड होता है वो धीरे धीरे बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यही है। और जो इसमें तेजी से वृद्धि होती है और एक फल बनने के लिए पकता है। ठीक है, यानी एक फल बनने के लिए वो बीज में पक जाता है, यही है। और उसके बाद पंखुड़ी, पुकेसर, ठीक है, यही सारे सिकुड़ कर गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फल बनना तैयार हो जाता है, ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 23वां में आपको इस प्रकार से 2 दिया है। ठीक है, या तो आप ऊपर वाले कीजिए, नीचे वाला 1 करना, ये भी आपका 2 मार्क्स का होगा। मानव शरीर में देख सकते हैं क्या उद्देश्य होता है और अन्नों के नाम लिखिए जो संग्रहण और विमोच करता है। ठीक है, इसमें बताना था, यहाँ पे देखते ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, संग्रहण के लिए ये है और विमोचन के लिए ये है। ठीक है, इसमें यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे अथवात्व वाला भी आप कर सकते हो कि धमनियों में मोटी और लचीली दीवारें क्यों होती है जब शिराओं में वाल्व होता है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे दे सकते हैं रक्त उच्च दाब में हृदय से निकलता है और धमनियों के बाहर आता है, इसलिए जो इस दाब को झेलने के लिए धमनियों में मोटी और लचीली दीवारें होती है। ठीक है, ताकि उस पर फर्क ना पड़े, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं योगा शिराओं में वाल्व होता है और यह सुनिश्चित करता है कि रक्त केवल एक दिशा में बहे। और बात 24 में आपको 3 प्रकार से अपवर्तन नीचे दिया, यानी आपको 3 अपवर्तन दिए हुए हैं A, B, C। ठीक है, और यहाँ पे इसमें आपको पॉइंट दिए हुए, इसमें बोलना है, ये भी 2 मार्क्स है। प्रकाश की एक किरण है जो A और B की ओर गमन करती है और दूसरी किरणें B और C की ओर गमन करती है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 2 किरणें हैं। पहली किरणें है जो A और B की ओर गमन कर रही है, उसके बाद जो दूसरी किरण है वो B और C की ओर गमन करनी है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि नहीं 2 मामलों में अपवर्तन किरणें अभिलंब की ओर झुकती है। हमें ये बताना कि इसमें कौन से 2 मामले हैं जिसमें अपवर्तन किरणें होगी अभिलंब की ओर झुकेगी, और दूसरे बताना है कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें दूसरे में प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। ठीक है,
चलो सिंपल ये बताना है। तो जो एक आंसर होगा कि कोई से दो अपरिवर्तित किरणें जो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इसका आंसर होगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, यानी जो प्रकाश होता है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो जो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे देखते हैं NB होता है, ये बड़ा होता है NA के। ठीक है, इस प्रकार से आता है प्रकाश की जो किरणें होती है वो A माध्यम से B माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बच्चों ये दूसरा था कि किस स्थिति में दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति बढ़ जाएगी। तो जो गति बढ़ेगी वो प्रकाश की गति बढ़ जाएगी जब प्रकाश B से C की ओर गमन करेगा, क्योंकि जो ये होता है ये इससे बड़ा होता है, जो V होता है ये होता है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सिंपल से समझ आ गया। 25वां भी आपका ये ऊपर वाला कीजिए, नीचे वाला कीजिए, एक करना है। जैसे देखते हैं प्रतिरोधी आर है, प्रतिरोधी आर के तार के एक टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, यानी आपके एक तार लिया है उसको 3 बराबर भागों में हमने काट दिया, 1 2 3। ठीक है, तो इस टुकड़े को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, उसके बाद समांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। यदि इस समांतर संयोजक का तुल्य प्रतिरोध R है तो R1 होगा वो RA का अनुपात क्या होगा, हमें इसका अनुपात बताना है, सिंपल सा। ठीक है, ये है। और आपको इसमें यहाँ ना समझ नहीं आया तो आप नीचे वाला कर सकते हैं कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए, आपको यहाँ पे चित्र दिया हुआ इस प्रकार से। चित्र को देखते हुए आपको चुंबकीय क्षेत्र को पैटर्न उन क्षेत्रों को कैसे इंगित करता है, हमें पैटर्न के बारे में, ठीक है, इंगित कैसे करता है। जहाँ चुंबक के बाद चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, यदि परिपथ के विद्युत धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र का इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, जब हम इसके परिपथ में विद्युत धारा की दिशा उल्टी कर देंगे, जो विद्युत धारा की दिशा होती है हम उसे उल्टा कर देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमें ये बताना है। ठीक है, यानी जो पहले का आंसर है कि इसमें R1 है या RA का अनुपात ज्ञात करना है, इसमें हमने तार का था उसको 3 भाग में बांट दिया था। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 1/R1, उसके बाद देखते हैं 3 यानी 3 भागों में बांट दिया था, इस प्रकार से 9R हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जिसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/9। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, सिंपल समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात था कि क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम उल्टा कर देंगे, तो इसमें होगा चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होगी उन क्षेत्र में अधिक होगी जहाँ चुंबकीय रेखाएं सघन होती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ध्रुवों के पास अधिकतम होगी, जब हम उसे उल्टा कर देंगे तो जो तीव्रता होगी वो ध्रुव के पास अधिक हो जाएगी और ध्रुवों से दूर जाने पर यह कम होती जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद परिपथ में जो विद्युत धारा की दिशा होगी वह उलटने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी उल्टी हो जाएगी। जब हम उसके परिपथ में विद्युत धारा को पलट देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वही पलट जाएगी। इसमें ये बोला गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वह ध्रुवों के पास अधिक होती है और जैसे जैसे दूर हो जाती है तो उसकी तीव्रता कम होने लग जाती है। ठीक है, ये बोला गया ध्रुवों के पास अधिकतमता। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। और जब हम उसके परिपथ की विद्युत धारा को पलट देंगे तो जो उसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो भी पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाद यहाँ पे देखते हैं 26वां इस प्रकार से आपको चित्र दिया जा सकता है, तो ये चित्र समझ लेना, ये आपका आ सकता है। ये आपका 2 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बोला गया नीचे, यहाँ पे देखते हैं इसमें इस 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं यदि तीसरे पोषक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा 100 जूल है, नहीं जिसमें आपको इस प्रकार से पोषक स्तर दिए हुए हैं, पहला है पत्ता, दूसरा है लार्वा, तीसरा है कैमेलियन और चौथा है सांप और 5वां है नेवला। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिए हुए स्तर। तो यहाँ पे जो तीसरा पोषक स्तर है उसमें उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा 100 जूल है, यानी जो ये तीसरा स्तर है इसमें ऊर्जा की जो मात्रा है वो 100 जूल है। ठीक है, तो जो उत्पाद स्तर पर कितनी ऊर्जा उत्पन्न हो गया मैं ये बताना है, नहीं पहले में बताना है ए में कि जो तीसरा पोषक स्तर है इसकी जो ऊर्जा है उत्पन्न ऊर्जा हुई है, जो उत्पन्न हुई है ऊर्जा वो 100 जूल है। तो हमें पहले का बताना है, जो पहला है उत्पाद है यानी जो पहला स्तर है पत्ता, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, ये हमें बताना है, ऊर्जा उपलब्ध होगी यानी इससे कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी हमें ये बताना है। और दूसरे में हमें बताना है कि क्या इस खाद्य श्रृंखला में चौथे पोषक स्तर से पहले 2 और पोषक स्तरों का होना संभव है। नहीं, इसमें बोला गया है कि जो ये पोषक स्तर हमने बनाया है 1 2 3 4 5 जो 5 पोषक स्तर है, तो इसमें जो चौथा पोषक स्तर है यानी सांप से पहले और 2 पोषक स्तर को जोड़ा जा सकता है कि नहीं हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले का आंसर, जो पहले का आंसर होगा वो होगा आपका 10,000 जूल। क्यों? क्योंकि अगले पोषक स्तर के लिए केवल 10 ऊर्जा ही उपलब्ध होते हैं। यानी इसमें ये बोला गया है जो पहला पोषक स्तर है जब इसे दूसरा पोषक स्तर पहला पोषक स्तर को खाएगा तो इससे केवल उसको 10% ही ऊर्जा मिलेगी। तो इस प्रकार से जो इसमें चौथे देखते हैं जो तीसरे स्तर पर जो इसे 100 जूल ऊर्जा मिली तो उसमें पहले की जो तुलना में 10,000 थी। ठीक है, 10,000 जूल ये होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद दूसरे में होगा नहीं, हम चौथे स्तर में और 2 स्तर नहीं जोड़ सकते क्योंकि
क्योंकि प्रत्येक स्तर से ऊर्जा की हानि इतनी अधिक होती है कि उसे 4 भौतिक स्तरों के बाद कुछ कम ऊर्जा ही शेष रह जाती है। नहीं, अगर इसमें 2 और भौतिक स्तर जोड़ देंगे तो उससे जो ऊर्जा मिलेगी जो पहले पहले चलती आ रही थी वो और कम हो जाएगी, ना के बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात खंड गया होगा, ये 3-3 मार्क्स का होगा, ऐसे 26 तक हो जाएंगे 2 मार्क्स के, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद 27 में आपको नीचे दी गई प्रक्रिया है जिसमें आयरन मैग्नीशियम जैसे धातुओं के निष्कर्षण की प्रक्रियाओं में से एक को दर्शाया गया। यानी आपको नीचे इस प्रकार से प्रक्रिया दर्शाई गई है। ठीक है, इसमें है MnO2 को जब HAl में जोड़ा तो ये Ml बन गया और प्लस में Al2O3 बन गया और हीट निकली, ऊर्जा निकली। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस 27 में ये बोला गया है, 3 पार्ट दिया हुआ है 27 में, ये 3 नंबर का, तो एक नंबर के 3 पार्ट हो जाएंगे। तो ए में बोला गया उपरोक्त अभिक्रिया को थाइमस अभिक्रिया कहते हैं। जो ये थर्माइड अभिक्रिया है, इससे हम थर्माइड अभिक्रिया क्यों कहेंगे, हमें ये बताना है पहले में। ठीक है, और दूसरे में बताना है कि जो अपचयित और उपचयित पदार्थ की पहचान करनी है हमें। इसमें दूसरे में ये बताने बी में कि इसमें से कौन सा अपचयित हुआ और उपचयित हुआ। और सी में बताने जो ये थर्माइट अभिक्रिया है इसमें एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है, हमें ये बताना है। ठीक है, अब आंसर देखते हैं पहला कि उपरोक्त अभिक्रिया को ये थर्माइट अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसको थर्माइट अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें ये बोला कि इस अभिक्रिया को थर्माइट अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि यह ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसलिए हम ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहेंगे, तो इसलिए ये थर्माइट अभिक्रिया हो जाएगी। सिंपल सा था। और इसमें बोला कि अपचयित और उपचयित पदार्थ की पहचान करनी है, तो जो अपचयित पदार्थ है वो MnO2 है। ठीक है, क्योंकि ये टूट गया इस प्रकार से। ठीक है, जो उपचयित हुआ वो Al हो जाएगा, ए में मिलेगा। ठीक है, यानी अपचयित होता है जिससे जाता है, उपचयित होता है जिसमें आता है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीसरा है, तीसरे में बोला गया था कि थर्माइड अभिक्रिया में एल्यूमिनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थर्माइड अभिक्रिया में एल्यूमिनियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि Al है वो सक्रिय श्रेणी में Fe और Mn से ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए मुझे बताता हूँ। 8वें में आप देखते हैं Al आयन और मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील है, यानी इसमें जो 8वें वाला दिया हुआ था इसमें यहाँ पे देखते ये होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते 28वें में आपको इस प्रकार से 2 दिए हुए, या तो ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला 1 करना है। ठीक है, ये भी आपका 3 मार्क्स के। इसमें बोला गया है कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। ठीक है, एक M है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, उसमें Cl है वो माइनस है, उसके बाद SO-2 है इस प्रकार से। ठीक है, ये ऋणायनों को साथ क्रिया करके यौगिक बनाता है। ठीक है, यौगिक बना दिया, तो इस यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखना है। इसमें रासायनिक सूत्र लिखना है एक तो, और दूसरा है तत्व M के द्वारा सामान्य बनाए गए आबद्ध का नामकरण सहित लिखा है। इसमें नामकरण भी लिखना है, M के द्वारा बनाया गया जो आबद्ध है। ठीक है, उसे बनाने वाले यौगिक को विद्युत चालक M को कैसे बनाए, नहीं ये बताना। इसमें आपको 3 चीज़ बनानी है। पहला बताना है रासायनिक सूत्र क्या है, दूसरा बताना है कि इसमें नामकरण करना है। ठीक है, और तीसरा इसमें बताना है कि जो यौगिक है वो विद्युत चालक M से कैसे भिन्न है ये। ठीक है, जो बनने वाला जो यौगिक है नहीं, इसमें जो यौगिक बना वो यौगिक M से कैसे भिन्न हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं MsCl है, इसमें जो M है वो सामान्य रूप से आयनिक आबंध बनाता है। जो M होता है वो 3+ धनायन बनाने के लिए अपने 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन को खोकर नियोन में 2 और 8 एक स्थित इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। नहीं, इसमें जो M3+ है धनायन है, ये अपने 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन को खो देगा। ठीक है, उसके बाद 2 और 8 एक स्थित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विन्यास से प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से बनने वाली जो यौगिक है वो द्रव या पिघला हुआ अवस्था में विद्युत का चालक रहेगा, नहीं पिघल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जो M है वो विपरीत ठोस अवस्था में नहीं रहेगा, नहीं जो वो M है ना वो ठोस अवस्था में नहीं रहेगा, वो पिघल जाएगा। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो नीचे वाला है कि एक लाल भूरे रंग की धातु है X, जब उसे हवा में गर्म होता है, यानी X धातु है जब हवा में गर्म होती है तो वह एक काले यौगिक Y देता है। यानी इसमें बोला है कि लाल भूरे रंग का धातु है जिसे हमने मान लिया X, उसको हवा में गर्म किया गया, गर्म करने के बाद वह काला यौगिक बन गया, जिसे काला यौगिक जो बना उसे हमने दे दिया Y। तो जिसमें H2 गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर X वापस मिलता है। ठीक है, इसमें ये बोला गया और जो X के इलेक्ट्रॉनिक की प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो इस परिष्कृत रूप का जो उपयोग है विद्युत तारों में किया जाता है। तो X और Y को पहचाना है, नहीं इसमें हमें X और Y की पहचान करनी है पहला, जिसमें X को परिष्कृत करने की जो प्रक्रिया को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनानी है। इसमें 2 चीज़ करनी है। पहला है कि X और Y की पहचान करनी है, जो यानी जो X धातु था, यानी जो धातु था जिसे हमने गर्म करके जलाया तो वो X धातु कौन सा है, और जो यौगिक बना Y उसकी हमें पहचान करनी है। ठीक है, और इसमें हमें चित्र बनाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है Y, कॉपर है। जब हमने कॉपर को जलाया तो काले रंग का
हो गया, यानी जो पदार्थ बना वाई बन गया, जो कॉपर ऑक्साइड कह दिया आपने, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। जो एक्स बना उसे कॉपर कहेंगे और जो वाई होगा उसे कॉपर ऑक्साइड कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। वह जो इसे चित्र बनेगा वो इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका अशुद्ध कॉपर होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो पानी से ये होगा अम्लीकृत, ठीक है, CuSO4 विलयन, ठीक है, इस प्रकार से। और इस दूसरी साइड होगा ये शुद्ध कॉपर होगा, ठीक है, ये होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना पड़ेगा। जो ये नीचे इस प्रकार से बना हुआ है ये आपका अशुद्धि है, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 29वें में हमें डॉक्टर द्वारा आहार में आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? 101% ये आपका आ सकता है, निशान लगा लो। तो इसमें बोला गया जो डॉक्टर द्वारा आहार में आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है? हमें शरीर में महत्व की पुष्टि की जाए। इसमें बोला गया जो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि हमें आहार में आयोडीन युक्त नमक, यानी जो नमक खाना चाहिए आयोडीन युक्त, वह क्यों खाना चाहिए, ये सलाह क्यों दी जाती है, हमें ये बताना है और इसका शरीर में क्या महत्व है वो बताना है, ठीक है। यानी जो हम आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, ठीक है, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। यानी जो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, पहला पॉइंट, ठीक है। 3 नंबर का तो इस प्रकार से 3 पॉइंट भी लिख सकते हो। और जो थायरोक्सिन है वो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापाचन को नियंत्रित करता है, यानी पाचन को नियंत्रित करता है, ठीक है, दूसरा। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि थायरोक्सिन शरीर की वृद्धि के लिए सर्वोत्तम संतुलित प्रदान करता है, ठीक है, नहीं, यानी जो शरीर में वृद्धि होती है उसके लिए ये संतुलित रखता है इस प्रकार से, ठीक है, संतुलन बनाए रखता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल से थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें सही रूप से जो थायरोक्सिन होता है वह शरीर में हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसको पाचन करता है, ठीक है, पाच्य करता है। और जो ये थायरोक्सिन होता है ये हमारे शरीर में वृद्धि करता है। ये हो जाएंगे पॉइंट। उसके बाद 30वां, परिवार में लड़कियां लड़के के पैदा होने की कितनी संभावना है ये बताना है। तो अपने जवाब को साबित कीजिए, यानी अपने जवाब को साबित करने, इसमें जो चैप्टर है इस चैप्टर को पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। इसमें इस प्रकार से ये होगा कि लड़का शरीर में 23% जोड़े, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़े नर और देखते हैं मादा में एक समान होते हैं। इस प्रकार से होता है, एक जोड़ा देखते लिंग गुणसूत्र होगा जो दोनों में भिन्न भिन्न होता है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे महिला में ये जोड़ा XX होता है और नर में XY, तो इस प्रकार से यहाँ पे इस चित्र की मदद से आप समझ सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपका चैप्टर है, इनको कर लेना, ठीक है। बस 31वां आपको इस प्रकार से 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है स्पष्ट कीजिए कि वायु के सापेक्ष से किसी भी पदार्थ पर अपरिवर्तित सदैव अधिक क्यों होता है। इसमें बताना है कि हमें यह स्पष्ट करना है कि जो वायु में सापेक्ष होता है वह किसी भी पदार्थ का अपरिवर्तनांक सदैव अधिक होता है, ये क्यों होता है हमें ये बताना है। और दूसरा है, नीचे दिया आपको एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एक प्रकाश है वह किरण वायु में देख सकते हैं, इसमें एक प्रकाश है, प्रकाश की किरण है वो वायु में अर्धवृत्ताकार, यानी जो आधा वृत्तकार है, इसमें प्लास्टिक ब्लॉक में जाते हैं, यानी प्लास्टिक ब्लॉक में चलेगी ये प्रकाश की किरण चलेगी। तो चले जाने के बाद जो किरण है वो प्लास्टिक ब्लॉक की अर्धवृत्तीय सीमा पर विचलित क्यों नहीं होते, यानी जो इसमें बोला गया जो अर्धवृत्ताकार प्लास्टिक ब्लॉक है, इसमें जब प्रकाश की किरणें गई तो वह उसमें विचलित क्यों नहीं हुई, हमें ये बताना है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं तीसरा, ये 3 पॉइंट में डिवाइड है कि 3 नंबर का है। तो उपरोक्त परिदृश्य के किरण आर्य को पूरा किया, यानी जो इसमें तीसरे में बोला गया जो ये चित्र है इसको हमें पूरा करना है, ठीक है, यानी जो ये बनाए ऊपर दृश्य इसको पूरा करके बनाना हमें, ये इसमें बोला गया है। और इसमें जो ब्लॉक के ऊपर सपाट सिरे से निकलता है, यानी इसमें जो बताने जो प्रकाश होता है ये ऊपर सपाट सिरे से निकल जाता है, ये क्यों निकलता है हमें ये बताना है, ठीक है। तो जो पहले का आंसर है कि हमें सिद्ध करना है कि वायु में सापेक्षित किसी भी पदार्थ का अपवर्तन सदैव अधिक होता है, क्यों होता है। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर होगा कि वायु में सापेक्षित किसी माध्यम का अपवर्तन क्यों होगा, क्योंकि मध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो वायु की अपेक्षा कम होती है, इसी कारण से यह अनुपात हमेशा 1 से अधिक होता है। इसका फॉर्मूला ये है, आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। वायु के सापेक्षित किसी मध्यम पे अपवर्तनांक होगा इक्वल होगा वायु में प्रकाश की चाल से डिवाइडेड बाय मध्य में प्रकाश की चाल से, ही हो जाएगा। जो दूसरे का आंसर है, दूसरे का आंसर ये है कि जो वायु प्लास्टिक ब्लॉक है वह सतह पर प्रकाश की किरणें समान घटने से गुजरती है, ठीक है, जो घटनाएं होती है उससे गुजरती है प्रकाश की किरणें, इसी कारण से वह विचलित नहीं होती, ठीक है। बहुत सारी घटनाएं होती है। उसके बाद हमें चौथे में इसका चित्र बनाता है, तो चित्र इस प्रकार से बन जाएगा, सीधे ही गुजर जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, ये अपतित किरणें हो जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से हो गया खत्म। 32वां में भी आपको इस प्रकार से 2 पॉइंट दिए हुए, ये आपका 3 नंबर का है, ठीक है। इसमें बोला गया पहले में एक विद्युत परिपथ में मापने योग्य गुणों के संबंध में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की व्याख्या करने वाले नियम को लेकर दीजिए, यानी हमें इसमें जो तापीय प्रभाव है उसकी जो व्याख्या है उसके नियम बताने हैं,
ठीक है। और दूसरे में उन कारणों की सूची बनानी है जिससे किसी चाल का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। ये दो बनाने हैं। तो पहले का आंसर होगा आपका जूल का ताप नियम, ठीक है। इसमें हमें नियम बताने थे। तो पहला होगा आपका जूल का ताप नियम, जो किसी प्रतिरोध के सिरे से निकलने वाली ऊष्मा इसके समानुपाती होती है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए, इसके मध्य से प्रवाहित होने वाली धारा के वर्ग। दूसरा प्रतिरोध का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध। और सी होगा विद्युत धारा के प्रवाह की अवधि, ठीक है। ये हो जाएगा, जिसमें आप देखते हैं ये आपका फॉर्मूला है। और दूसरा होगा आपका दूसरे का आंसर होगा, इसमें दूसरे में क्या बोला गया था, दूसरे में बोला गया था कि सूची बनानी है, ठीक है। ये है प्रतिरोध निर्भर करता है। तो सूची आपके इस प्रकार से होगी कि चाल की प्रतिरोध इन कारणों पर निर्भर होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, ठीक है। पहले चाल की लंबाई, दूसरा चार तार का क्षेत्रफल, यानी लंबाई, क्षेत्रफल, प्रकृति और तापमान। ये सारी चीज़ें, चार चीज़ें चाल की, जैसे ये चार चीज़ें लंबाई, क्षेत्रफल, प्रकृति और ताप, जो ये चाल का प्रतिरोध है इन कारणों पर निर्भर करता है, ठीक है। ये है बस 33वां। ये 33वें इसमें पहले में बोला गया, ठीक है। इसमें बोला गया अनन्या ने इस सवाल का जवाब दिया कि धातु के पिंडों वाले बिजली के उपकरणों को 3 पिन प्लग के माध्यम से क्यों जोड़ा जाता है। यानी जो अनन्या है उसने इस सवाल का जवाब दिया कि जो धातु के पिंडे होते हैं उसमें बिजली के उपकरणों को 3 पिन वाले तारों से क्यों जोड़ा जाता है, हमें बताना है। जब एक बिजली के बल्ब को जोड़ा जा सकता है तो 2 पिन प्लग के साथ, ठीक है, इसमें बोला गया। तो इसमें बोला गया है, इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि उसने लिखा 3 पिन कनेक्शन चालक तारों के ताप को कम करता है। इसमें बोला गया है, अनन्या से एक सवाल पूछा गया। सवाल में ये था कि जो धातु के पिंड होते हैं उसमें बिजली के उपकरणों को 3 पिन वाले तारों से, यानी एक उपकरण है उसको 3 पिन वाले तारों से क्यों जोड़ा जाता है, इसमें हमें ये बताना था, ठीक है। तो अनन्या ने इसका जवाब ये दिया कि जो 3 पिन होती है वह कनेक्शन चाल तारों के तापमान को कम करती है, इसलिए 3 पिन लगाई जाती है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या बताना है, तो इसमें आपको 2 चीज़ बतानी है कि जो ये अनन्या ने सवाल का जवाब दिया कि 3 पिन कनेक्शन चालक तारों की तापमान को कम करता है, तो ये सवाल सही है कि गलत, ये आपको साबित करना है। और दूसरा है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमें बताना जो घरेलू परिपथ होता है उसमें फ्यूज का क्या कार्य होता है हमें बताना है। तो पहला जो अनन्या ने सवाल दिया था, सवाल का जवाब वो सही है कि नहीं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि अनन्या ने सवाल का जवाब गलत दिया। क्यों? क्योंकि जो धातु होती है वह निकाय वाले विद्युत उपकरणों को एक भूसंपर्क तारों की आवश्यकता होती है। यानी जो धातु निकाय होती है विद्युत उपकरण उसको भू संपर्क तारों की आवश्यकता होती है, यानी जो भूमि से होता है, ठीक है, जिसमें उपकरण संवाहक निकाय के माध्यम से करंट के आकर्षक रिसाव होने की स्थिति में धारा के प्रभाव को एक कम परिपथ संवहन पथ पर प्रदान करता है। यानी 3 तार की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो उसमें विद्युत धारा निकलेगी अगर अधिक निकलेगी तो जो 3 तार होते हैं उसमें उसी के कारण से जो प्रभाव होता है वो कम हो जाएगा, ठीक है, पथ का। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो दूसरा है कि घरेलू परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ में धारा के अति प्रवाह सुरक्षित प्रदान करता है। जो फ्यूज की आवश्यकता यही होती है, इसका कार्य यही होता है जो परिपथ में धारा के अति प्रवाह को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें धातु की पट्टी होती है, इसमें धातु की पट्टी होती है जो अतिरिक्त धारा प्रवाह होने के कारण पिघल जाती है, जिसके कारण से फ्यूज नहीं हो पाता, ठीक है, विद्युत परिपथ से धारा का प्रवाह रुक जाता है। इसमें ये बोला गया है कि जो फ्यूज का कार्य यही होता है कि यह एक प्रकार की पट्टी होती है, जब अधिक प्रवाह आएगी उसमें से अधिक धारा बहेगी, धारा का प्रवाह होगा तो वह पट्टी से वो पिघल जाएगी। इसी कारण से जो विद्युत परिपथ है वो उसकी धारा है वो आगे प्रवाह नहीं कर पाएगी, जिससे फ्यूज जिसमें से आग लगने से बच जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद के जो ये 2 पार्ट रह गए गैर है ये आपके 2, ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये लंबी ऑलरेडी हो चुकी है 40 मिनट के बराबर, ठीक है। अब कोई डाउट हो कमेंट में लिख दो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।